हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग जो है अभी क्लास 10th की जो पॉलिटी की बुक है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जिसमें हमने फ्रेंड्स लेसन 1 कर लिया है, जिसमें आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया और उसमें आपको बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया था कैसे पावर को शेयर करना चाहिए, पावर को शेयर करने के क्या क्या तरीके होते हैं, जिसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीका बताया गया, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आपने देखा कि श्रीलंका में जो है पावर को शेयर नहीं किया गया, तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। बेल्जियम में वहाँ पर डाइवर्सिटी को अप्रिसिएट किया गया, तो वहाँ पर हमने सिविल वॉर को टाला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने लेसन 1 को कवर किया था। आज हमारा जो दूसरा लेसन है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। संघवाद का मतलब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि चीज़ों को साथ लेकर के चलना। यानी कि देखिए, फेडरलिज्म जो संघवाद होता है इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। यानी यहाँ पर हम किसी भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अदर गवर्नमेंट्स भी देखेंगे। जैसे स्टेट लेवल पे भी आपके राज्य सरकारें होंगी, लोकल लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत होंगे, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि इनको भी कुछ न कुछ जो है पावर जो है संविधान के द्वारा दिया जाएगा और ये लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं कि एक संघ बना करके लोगों के ऊपर शासन करते हैं। तो ये क्रक्स है आपका संघवाद का, ठीक है। संघवाद मतलब साथ लेकर के चलना। एक तरीके की सरकार होती है जो क्या करती है कि लोगों के ऊपर शासन करती है, और हर प्रकार की सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे आपकी लोकल लेवल की सरकार हो, सबको क्या होता है, हमारे संविधान के द्वारा पावर दिया गया रहता है। और प्रत्येक लेवल की जो सरकार है उसका अपना एक क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है जिस पर उनके द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। जो प्रत्येक स्तर की सरकार होती है उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, जिस अधिकार क्षेत्र में उनके द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। क्या कह रहे हैं कि एक जनरल सरकार होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो आपके पूरे देश के लिए होगी। एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि भाई एक सरकार तो आपकी होगी जो पूरे देश के स्तर पर होगी, और क्या होगा इसके बाद आपके प्रोविंशियल लेवल पर, राज्य के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर भी सरकारें होंगी, और रीजनल लेवल्स पे, आपके क्षेत्र के लेवल पर भी सरकारें होंगी, जिससे आप क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत कहा जाता है। शहरी इलाकों में दो तरीके की होती है ना, एक होती है आपकी एक आपका जो है म्यूनसिपैलिटी होता है, और एक आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। जो टाउन्स होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर आपकी म्यूनसिपैलिटी होती है। जो आपके बड़े शहर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। जैसे हो गया आपका लखनऊ वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, श्रीलंका में क्या हुआ था, वहाँ पर सिंघली जो ज़्यादा नंबर्स में थे उन्हीं को सारा प्रायोरिटी दिया जा रहा था, तमिल्स को नहीं दिया जा रहा था। तो तमिल्स ने क्या कहा कि भाई एक फेडरल सिस्टम लाओ, सबको आप पावर दो, सबको शासन करने का मौका दो, सबको एजुकेशन के फील्ड में, सबको रोज़गार के फील्ड में आप जो है हेल्प करो ना, सबको सम्मान दो। तो इस तरीके से श्रीलंका ने फेडरल गवर्नमेंट की मांग किया था। 1993 देखिए क्या दिया गया है, द रीजनल गवर्नमेंट्स वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहने कि 1993 में जो है यहाँ पर एक जो है सिस्टम बनाया गया, जहाँ पर जो आपके रीजनल गवर्नमेंट्स थे वो क्या कह रहे थे कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पर
निर्भर नहीं थे। ठीक है, गवर्नमेंट्स वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, संविधान के द्वारा इनको पावर दिया गया, दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है केंद्र सरकार पे बेस आधारित नहीं थे। शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म। ठीक है, यूनिटरी मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार होगा, उसे हम यूनिटरी कहते हैं। फेडरल का मतलब भाई सबको साथ लेकर के चलना, तो सेंट्रल भी होगा, प्रोविंशियल सरकार भी होगी आपकी, और रीजनल सरकार भी होगी। 3 तरीके की आपकी सरकार होगी। तो फेडरल में देखिए क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार के स्तर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट होता है, और स्टेट के बाद क्या दिया गया है, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो आपने बेल्जियम में देखा था। तो ये सिस्टम आपका बेल्जियम का समझा रहे हैं ना, पूरा बेल्जियम का एग्जाम्पल लेकर के, जहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, जिनको कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो संघवाद का मतलब सबको साथ लेकर के चलना और सभी को पावर देना। ठीक है, यही है आपका फेडरलिज्म, जहाँ पर आपकी एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। चलिए आगे देखते हैं। फेडरलिज्म फिर से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार का तंत्र होता है जिसमें इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अ कंट्री। जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है। किसके बीच में, एक तो आपका सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा, यानी कि एक आपका केंद्र सरकार रहेगा, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अ कंट्री। कंस्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब वही आपके राज्य सरकारें और लोकल लेवल की सरकारें। तो राज्य सरकार, लोकल लेवल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है संविधान के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फ्री में नहीं, ठीक है, केंद्र सरकार की इच्छा पर नहीं, संविधान के द्वारा आपको पावर्स दिए जाएंगे, ताकि जब मन चाहे केंद्र सरकार शक्तियों को वापस नहीं ले सकती है। फेडरलिज्म की ये खूबी होती है ना, कि संविधान के द्वारा उनको शक्ति दिया गया है। केंद्र सरकार के ऊपर ये राज्य सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स निर्भर नहीं हैं, उनको शक्तियाँ संविधान से मिल रही हैं। उनको किसी भी प्रकार की जो है मनमर्जी केंद्र सरकार की उनके ऊपर नहीं चलेगी। तो एक सिस्टम का, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। चलिए, बोथ फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला, गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स और कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि पहला जो आपका सरकार होता है वो पूरे देश के लिए होता है, यानी कि वो आपका एमपी के लिए भी है, यूपी के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, केरल के लिए भी है, तमिलनाडु के लिए भी है, पूरे इंटायर कंट्री के लिए वो सरकार आपकी काम करती है। कुछ कॉमन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए राज्य सरकार जो होता है वो अपने लिए कानून बना सकता है, लेकिन अगर हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य का अलग अलग कानून होगा, तो इससे देखो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए अगर फॉरेन रिलेशन को लेकर के कोई बात आती है, तो भाई यूपी सरकार कोई, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए फॉरेन रिलेशन के नज़रिए से यूपी सरकार तो कोई रूल नहीं बना सकती है। भाई हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता होगा, हमारा रसिया के साथ, यूक्रेन के साथ, इजराइल के साथ कैसा रिश्ता होगा, ये चीज़ें यूपी या फिर एमपी या फिर बिहार या केरल तो डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये नेशनल लेवल की बातें हैं, तो इसके लिए हमारा नेशनल लेवल की सरकार भी चाहिए होगी। तो किसी चीज़ को लेकर के क्या होता है कि पूरे देश में कोऑर्डिनेशन रहे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेंट्रल लेवल की सरकार चाहिए होती है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है नेशनल लेवल की सरकार होती है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरा आपका क्या होता है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। दूसरी जो होती है वो आपकी राज्य लेवल की सरकार होती है, जो क्या करती है, डे टू डे जो प्रशासन का काम होता है उसको देखती है। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, या फिर लैंड को लेकर के रूल्स हो गए, तो वो सारे जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका किया जाता है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वही बात कि संविधान के द्वारा
स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है पावर दिया गया है। तो ये जो अलग अलग लेवल की सरकारें हैं ये जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने पावर को एंजॉय करती हैं। राज्य सरकारें जो हैं केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। ये हमारा होता है फेडरलिज्म, संघवाद। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में अंतर बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी सिस्टम मैंने आपको बताया कि जब देश में सिर्फ एक सरकार हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल की सरकार हो, केंद्र सरकार हो। फेडरल का मतलब जो अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेंट्रल भी होगा और स्टेट लेवल का भी होगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यूनिटरी में, देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक लेवल की सरकार होगी, ठीक है, जहां पर सिर्फ एक सरकार होगी, एकात्मक सरकार। सेंट्रल पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट्स। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा भाई, अपने ऑर्डर्स को वो लोकल लेवल की सरकारों को पास करेगा और वो उसको मानने के लिए बाध्य रहेंगे। तो ये होता है आपका यूनिटरी सिस्टम। फेडरल में क्या होता है, देखो पॉइंट नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर्स विद द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारे देश में संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है, यानी कि राज्य सरकारें, उनके साथ हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, पावर को शेयर करेगा। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग और टेक एनी एक्शन। केंद्र सरकार जो है यहाँ पर राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है कि भाई आप ये करो और ये ना करो। यहाँ पर ये क्या है, इनका अपना फ्री स्वतंत्र रूप से इनका जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना शासन करते हैं, क्योंकि इनको संविधान के द्वारा ये शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। केंद्र सरकार की दया पर ये नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये अंतर यहाँ पर 2 आपको बताया गया है, यूनिटरी का और फेडरल का। चलिए आगे चलते हैं। द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई संघवाद के कुछ आप जो है फीचर्स बताओ कि संघवाद होता क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, 2 और मोर लेवल्स, ठीक है। संघ का मतलब कई लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 और मोर लेवल की सरकार होगी भाई। दूसरा क्या कह रहे हैं, सेम सिटीजन्स सेपरेट जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि देखो इंडिया में तो सिटीजन सेम है, उन्हीं के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर यूपी सरकार भी अपना शासन कर रही है, केंद्र सरकार भी शासन कर रही है। तो सिटीजन सेम होते हैं, बस क्या होता है जो जुरिस्डिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे भाई यूपी में अगर हेल्थ को लेकर के कुछ योजनाएं बनानी हैं तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पुलिस, इन सब से जो रिलेटेड मुद्दे हैं वो यूपी सरकार आपकी बनाएगी। लेकिन अगर हमारा कोई इंटरनेशनल मुद्दा है, जैसे करेंसी का है, रेलवे का है, फॉरेन का है कि नहीं, डिफेंस का है, तो ये सारे मुद्दे हमारा केंद्र सरकार देखेगी। तो सिटीजन सेम होते हैं बट जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है, टॉपिक अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया गया है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens where each label has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जुरिस्डिक्शन अलग अलग रहेगा, उनका एरिया अलग अलग रहेगा, सिटीजन सेम रहेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग रहता है। नंबर 3 क्या है, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं है, केंद्र और राज्य। क्या है यहाँ पर भाई, संविधान की सर्वोच्चता है, सबसे बड़ा कौन है, संविधान है फेडरलिज्म में। एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नड, यानी इन दोनों लेवल की जो सरकारें हैं इनका जो अस्तित्व है वो कौन इंश्योर कर रहा है, संविधान इंश्योर कर रहा है कि भाई आप दोनों का जो है अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संघवाद है। नंबर 4 क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। कह रहे हैं कि हमारे संविधान का जो मौलिक प्रावधान होता है, जो फंडामेंटल नेचर है हमारे संविधान का, उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनिलैटरली तरीके से, यानी सिर्फ एक तरफा तरीके से उसको नहीं बदल सकती है। जैसे अभी मान लीजिए आपके देश में जीएसटी को लगाना था, तो उसमें क्या प्रोविज़न था, उसमें आधे से अधिक राज्यों की भी मर्जी लेनी ज़रूरी थी,
तभी आपका जीएसटी आपके देश में आ पाया था। तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ें हैं आपके संविधान में, वो तभी निकाला जा सकता है संविधान से, या संविधान में तभी जोड़ा जा सकता है जब क्या होगा, मिल करके दोनों लेवल की सरकारें काम करेंगी। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो दोनों लेवल की सरकारों का कंसेंट यानी सम्मति, सर्वसम्मति चाहिए होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, कि भाई कह रहे हैं कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म में पांचवा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि संविधान में अगर मान लो कुछ लिखा है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसकी व्याख्या करनी है कि भाई ये लाइन क्या कह रहा है, तो ये पावर किसके पास होगा, कोर्ट के पास होगा, ना तो सेंटर के पास है ना तो स्टेट के पास है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान का गार्जियन कौन है, तो याद रखिएगा संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो संविधान को व्याख्यायित करने का, इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो कोर्ट के पास है। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज द अम्पायर इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर भाई अलग अलग यूपी एमपी का कोई झगड़ा हो जाता है, या सेंटर और केरल का कोई झगड़ा, सेंटर तमिलनाडु का कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसे कौन सुनेगा, उसे जो हमारी हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सुनेगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं, और भी फीचर्स हैं। 6 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, किसी को भी एग्जिस्ट रहने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कि भाई अगर राज्य सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे पैसे की आवश्यकता होगी, तो पैसा कहाँ से आएगा। सेंटर को अगर अस्तित्व में बना रहना है तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या कह रहा है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू है इन दोनों लेवल की सरकारों का, वो संविधान में बता दिया गया है कि भाई इस चीज़ पे आप टैक्स लगाओगे, यहाँ पर आप टैक्स लगाओगे, उससे जो पैसा आएगा वो आप रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और जहाँ ये पैसा जो है आएगा वो केंद्र सरकार रखेगी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, सबका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, स्पेसिफिक तरीके से बता दिया गया है संविधान में। एक यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, एक फाइनेंस कमीशन भी होता है, वित्त आयोग होता है, जो क्या करता है कि जो भी टैक्स उसको मिलता है उसके द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो अभी इस टाइम पर जो है उसको फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि हम जो है जो भी पैसा हमको आएगा उसका हम 41% जो है, यानी 100 रुपये अगर केंद्र सरकार को मिल रहे हैं तो 41 रुपये जो है वो राज्य सरकार को देंगे। फाइनेंस कमीशन तो वित्त आयोग बनाया जाता है जो क्या करता है, अपने टैक्सेस को, अपने रेवेन्यू को शेयर करता है राज्यों के साथ में। उसके अलावा भी कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं जहां पर राज्य सरकार लगा सकती है जिन मुद्दों पर, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, चलिए 7th क्या है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ड्यूल भाई, 2 उद्देश्य क्या हैं इसके, सेफगार्ड यानी सुरक्षा करना, एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहले तो क्या कह रहे हैं कि देश में एकता बनी रहे, देश में सिविल वॉर न हो, श्रीलंका जैसा सिचुएशन नहीं आए, इसलिए हम संघवाद लेकर के आते हैं। दूसरा क्या है, एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसका हम सम्मान करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके की सिविल वॉर जैसी घटना ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, प्रत्येक लेवल की जो सरकार है उनका आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एंड उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, टू लिव टुगेदर, कि हम लोग भाई साथ साथ रहेंगे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स आपको दिए गए फेडरलिज्म के, जो आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो, 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के फेडरेशंस बताए गए हैं। पहला आपका होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इस प्रकार का जो फेडरेशन होता है ये आपको अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा।
देखो इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास 10 छोटी छोटी गोलियां हैं, तो आप क्या करो, उन 10 छोटी छोटी गोलियों को मिला करके एक बड़ा गोला बना लो। कमिंग टुगेदर यानी साथ में आ रहे हैं। तो जब आप उन 10 छोटी छोटी गोलियों को जोड़ करके एक बड़ा गोला बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक है, तो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है, यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें जो हैं आपस में मिल कर के केंद्र सरकार का निर्माण करती हैं। और याद रखिएगा कि इन देशों में क्या होता है, जो राज्य सरकारें हैं उनको केंद्र सरकार से अलग होने का पावर होता है। यानी ये छोटी छोटी गोलियां जब चाहें बड़े गोले से अलग हो सकती हैं, इनके पास बड़े गोले से ज़्यादा पावर है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। यानी सुरक्षा के लिए जो है ये सारी गोलियां क्या कर रही हैं, आपस में आकर के जुड़ करके एक बड़ी गोली का निर्माण कर रही हैं। यानी छोटे छोटे जो राज्य हैं वो मिल करके क्या कर रहे हैं, एक केंद्र सरकार का गठन कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केंद्र सरकार से ज़्यादा पावर होता है। ये जब चाहें, यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट मैं आपको बता दूँ, ये जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जब चाहें अपने आप को केंद्र सरकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें आप क्या करेंगे कि मान लो आपके पास एक बड़ी गेंद है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको छोटी छोटी गेंद में बांट दो। इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है आप क्या करेंगे, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया में देखने को पाएंगे। अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई आप अपने पावर को, जो केंद्र सरकार है वो अपने पावर को क्या कर रही है, राज्यों के साथ में बांट दे रही है, जिसको आप क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर राज्य को केंद्र से अलग होने का पावर नहीं होता है। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो जैसे मान लो हमारे यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, इन राज्यों को भारत से यानी केंद्र सरकार से अलग होने की पावर नहीं है। बस हमने क्या किया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इनको राज्यों में बांट दिया है ताकि हम यहाँ पर शासन अच्छे से कर सकें। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन कमिंग टुगेदर में जस्ट इसका उल्टा होता है। अमेरिका वगैरह में वहाँ पर क्या होता है, राज्य सरकारें ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार केंद्र सरकार से अलग हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, इन देशों में क्या है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर एक बड़े गोले को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटी छोटी गेंदों में बांटा गया है, लेकिन उनको होल्ड करके रखा गया है, उनको पकड़ के रखा गया है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उनको बांटा गया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर राज्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि कह रहे हैं भारत में ऐसी क्या खासियत है कि जो भारत को एक संघवाद देश बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का क्या है, हमारा संविधान कहता है कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड ये यूज़ नहीं करता है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पर क्या है, संघवाद है। सबको हमारे संविधान के द्वारा पावर दिया गया है, लेकिन किसी भी राज्य को ये पावर नहीं है कि वो अपने आप को केंद्र सरकार से अलग कर ले। ठीक है, यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, राज्यों का संघ है। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government। तो हमारे संविधान में ये दो प्रकार की सरकार बताई गई है। ठीक है, थर्ड कह रहे हैं later the third tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities।
कह रहे हैं तीसरी लेवल की जो सरकार है उसको भी हमारे यहाँ पे बनाया गया है फेडरलिज्म को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो ये लक्षण हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, इसलिए इसको फेडरल कंट्री कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग लेवल की सरकारें हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा, ये आपसे वन टिक करने को पूछ सकता है ना कि फेडरेशन है या यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखो ये आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है भाई, एक सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, मार्कर काम नहीं कर रहा है। बट आप लोग याद रखेंगे कि अपने यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑफ जो है वो स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इन सारे लक्षणों की वजह से हमारे यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम है। चलो नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें 3 सूचियाँ बताई गई हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रत्येक लेवल की जो सरकार है उनका अपना एक क्या है, जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को बताया गया है। 3 यहाँ पर आपको लिस्ट दिए गए हैं और उनमें टॉपिक्स दिए गए हैं कि कौन जो है कहाँ पर रूल्स बनाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका यूनियन लिस्ट। देखो, इट इंक्लूड्स एरियाज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ना, इनसे रिलेटेड जो भी कानून बनेगा वो आपके यूनियन लिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं डिफेंस यानी रक्षा सुरक्षा, जो आपकी आर्मी नेवी है ये सब। फॉरेन अफेयर्स, जो विदेशों से भारत के रिश्ते कैसे होंगे इनको लेकर के जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, कानून बनते हैं, वो टॉपिक। करेंसी यानी पैसे को लेकर के, मुद्रा को लेकर के। बैंकिंग को लेकर के। एंड कम्युनिकेशंस यानी संचार को लेकर के, संप्रेषण को लेकर के ना, टेलीफोन वगैरह को, कम्युनिकेशन को लेकर के। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये यूनियन लिस्ट में आते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी कानून बनेगा वो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड्स द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द रीजन्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो जो भी ये टॉपिक्स आपके यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, इनसे जो कानून बनेगा, इन पर जो कानून बनेगा वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप टॉपिक्स के नेम। अगला है आपका स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स एरियाज ऑफ स्टेट लेवल एंड लोकल इम्पोर्टेंस लाइक एग्रीकल्चर, मैंने पहले भी आपको बता दिया, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन एंड पुलिस। तो ये जो सारे आपके टॉपिक्स हैं, इनसे जो कानून बनेगा इन पर वो आपकी स्टेट सरकार बनाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑन दिस लिस्ट। ठीक है, तो कृषि हो गया आपका, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया, इनको लेकर के जो भी कानून आपके देश में बनेंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट बनाएगी। ये सारे टॉपिक्स आपके स्टेट में दिए गए हैं। अगला है आपका कॉनकरेंट लिस्ट। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको समवर्ती सूची। कह रहे कि इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें देखो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉमन इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स होते हैं जो कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में आता है। जैसे क्या क्या दिया गया है कि इट इंक्लूड्स ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, सक्सेशन एंड एडॉप्शन। Both the center and state can make laws on this subject. If there is a conflict, the laws made by the center will prevail. तो कह रहे हैं कि समवर्ती सूची में ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इन पर अगर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई संघर्ष हो गया, कोई विवाद हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ट्रेड यूनियंस यानी व्यापार संघ, फॉरेस्ट जंगल आपके, एजुकेशन, मैरिज, सक्सेशन एंड एडॉप्शन। सक्सेशन, मैरिज, ये सब क्या है भाई, उत्तराधिकार की अगर बात हो रही है कि संपत्ति माँ बाप से कहाँ जाएगी। एडॉप्शन मतलब किसी बच्चे को गोद लेने संबंधी जो चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेस्ट है, जंगल है।
शिक्षा को लेकर के है, विवाह को लेकर के है, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो भी टॉपिक्स जिस लिस्ट में है आप इनको याद रखेंगे। आप या तो खुद से नोट्स बना लो, खुद से एक लिस्ट बना लो, उसको बार बार देखो, ठीक है। तो ये आप याद रखना है आपको, ये आपको पूछा जा सकता है बहुविकल्पी वगैरह में, ठीक है, ऑप्टेटिव क्वेश्चंस में कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम यूनियन लिस्ट। तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा, पहला आपका डिफेंस दे देगा, दूसरा आपका मैरिज दे देगा, इरिगेशन दे देगा, पुलिस दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है, तो वहाँ पे आपका डिफेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं इस लेसन के, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।